वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 9 का टॉपिक नंबर 2। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, वो आपको पिछली वीडियो में कवर करवा दिया गया है। टॉपिक नंबर 2 आपका है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये आपका ना ही तो लॉन्ग क्वेश्चन है ना ही शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ एक टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? समझने के लिहाज से अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो ही आपको जो है वो केमिस्ट्री समझ आ सकती है। सबसे पहले मेरे साथ मैं आपको केमिस्ट्री के लिए एक ज़रूरी स्नीक पीक देती जाऊँ। ये एज़ इट इज़ जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, सेम आपको पढ़ाया जाएगा, पर उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें आप लोग सीख लें। वो ये हैं कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपको एटम के बारे में नहीं पता कि एटम क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो समझें आपके केमिस्ट्री पढ़ना बेकार है। ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आपको एटम का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए, न्यूक्लियस क्या है, एटम के कितने शेल्स होते हैं, सब पता होना चाहिए। फिर आपको जो है ये पूरा टॉपिक भी समझ आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ एटम। तो आज हम पढ़ते हैं एटम क्या है। अच्छा जी, आप लोगों ने ना ये बात याद रखनी है कि हर छोटी से छोटी चीज़ एटम से मिलकर बनी है। मेरे पास ये पेन है ना, ठीक है, ये बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स एटम्स, उनको मिलाकर एक पेन बना है। हर सब्सटेंस हमारे आसपास पाए जाने वाला ये पेज इवन के हर सब्सटेंस जो है वो एटम से मिलकर बना है। एटम होता क्या है केमिस्ट्री में, आपने याद रखना है, एक गोल डॉट, ठीक है, वो होता है न्यूक्लियस। हर एटम के अंदर एक गोल डॉट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। उसके अराउंड इस तरह सर्कल बने होते हैं, 1 2 3 4, गिने हैं ना आप लोग, ये देखें 1 2 3 4 सर्कल बने हुए हैं। इसे हम कहते हैं ये एटम के शेल्स हैं, ठीक है, SHELLS, शेल्स। हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है और उसके अराउंड शेल्स होते हैं 4, 1 2 3 4। उन शेल्स के नाम होते हैं, फर्स्ट शेल का नाम होता है के, पहले शेल का। सेकंड शेल का नाम होता है एल, तीसरे शेल का नाम है एम और चौथे शेल का नाम है एन। ठीक है ना, के, एल, एम और एन, 4 शेल हैं। उसके अलावा हर एटम के अंदर ना, वेट, आप लोगों ने ये बात बड़े ध्यान से सुननी है, हर एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स क्या हैं? वो पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन्स, जिन्हें हम कहते हैं प्लस चार्ज वाले पार्टिकल्स। ठीक है, हर एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, प्लस चार्ज वाले पार्टिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स, और न्यूट्रॉन्स, जिन्हें हम कहते हैं नो चार्ज वाले पार्टिकल्स, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। हर चीज़ किससे मिलकर बनी है? एटम से। एटम के अंदर कितनी चीज़ें हैं? 3, 1 2 3, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या है? प्लस चार्ज वाले पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस चार्ज वाले पार्टिकल। और न्यूट्रॉन क्या है? जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, जिन पे नो चार्ज वाले पार्टिकल्स। दोबारा आ जाते हैं एटम की तरफ। हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है। एटम के अंदर एक डॉट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, याद रखना है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। उसके अंदर 4 शेल होते हैं, 1 2 3 4। पहले शेल का नाम के, दूसरे शेल का नाम एल, तीसरे शेल का नाम एम और चौथे शेल का नाम एन। के, एल, एम, एन, ये आपके 4 शेल होते हैं। उसके अलावा उसके अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन यानी पी, इलेक्ट्रॉन, बताया ना आपको, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल, उन्हें हम कहते हैं पी। वो होते हैं एटम के बाहर, ठीक है, वो एटम के बाहर शेल के अंदर, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे घूम रहे होते हैं गोल गोल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, वो माइनस चार्ज वाले पार्टिकल, ई से कहा जाता है। और न्यूट्रॉन यानी कि एन। ये जो मैंने पी प्लस ई माइनस और एन लिखा मैंने, इसका यही मतलब है कि एटम के अंदर प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल, और न्यूट्रॉन है जिनके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, जो खाली होते हैं। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये एटम और उसके न्यूक्लियस की थ्योरी थी। अब आप कोई भी केमिस्ट्री के अंदर कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, आप केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री 9 10 11 12 कहीं पे भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता ना, आपको कोई बात समझ नहीं आएगी, हर बात ऊपर से चल जाएगी। तो इन बातों को पहले सीख लें ताकि जो आज का टॉपिक है वो भी आपको समझ आए। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती जाऊँ कि इस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है,
के शेल के अंदर हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एम शेल के अंदर 18 और एन शेल के अंदर 32। ये भी आपने याद रखना है, 2, 8, 18 और 32 इन शेल्स के अंदर इतने इतने पाए जा सकते हैं। के अंदर 2, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32। ये इनकी कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकते। के अंदर, के ये शेल है, इसके अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है ही नहीं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। एल के अंदर 8 से ज़्यादा, कम आ सकते हैं, 2 से कम 1 आ सकता है, 8 से कम 6 आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं आ सकते। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आपको हर टॉपिक के अंदर ना इसी से घूम फिर के बात आनी है, तो मैंने आपसे पूछना भी है। अब चलते हैं, जैसे अपनी अपनी बुक्स खोल लें, पेज नंबर 3 खोल लें। जो जो बुक के अंदर लिखा हुआ है ना, सेम वही कॉपी की है। आप लोग बुक से पढ़ते जाएँ, मैं यहाँ से पढ़ती जाती हूँ। इस टॉपिक को बेटा याद करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ना ही तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ना ही लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये पढ़ने वाला टॉपिक है। आप जब तक इसको पढ़ोगे नहीं ना, जैसे कि लिखा हुआ है, तो आपको केमिस्ट्री समझने का फ़ायदा नहीं है। दिस वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। हमारी दुनिया 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, मैटर और एनर्जी, ठीक है। एनर्जी इज़ नॉन मटीरियल इन नेचर। एनर्जी, देखने में एनर्जी जो है वो नॉन मटेरियल होती है, यानी कि उसकी कोई शक्ल नहीं होती, वो कोई मटेरियल नहीं है, वो नज़र नहीं आती। जैसे कि आप लोग देखते हैं किसी आदमी को जो है वो एंगर है, ठीक है, गुस्सा है, तो वो नज़र आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक एनर्जी है ना उसकी। कोई इंसान बहुत एक्टिव है, वो नज़र आता है, मटेरियल है? नहीं नज़र आता। क्यों? क्योंकि वो नॉन मटेरियल है। एनर्जी जो होती है वो नॉन मटेरियल होती है। मटेरियल चीज़ क्या है दुनिया में? मैटर। 2 चीज़ें हैं टोटल, ठीक है। एक है जी मैटर और दूसरी है एनर्जी, जिसमें से मैटर जो है वो मटेरियल चीज़ है, ठीक है, मैटर मटेरियल चीज़ है, और एनर्जी जो है वो नॉन मटेरियल चीज़ है। अब समझ आ गई है? यही बस पहली लाइन के अंदर बताया गया है कि दुनिया के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, मैटर और एनर्जी। मैटर मटेरियल चीज़ है, नज़र आने वाली चीज़ है। एनर्जी नॉन मटेरियल चीज़ है, ना नज़र आने चीज़। सारी दुनिया घूम फिर के ना इन 2 चीज़ों पे आ जाती है। आगे चलते हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है प्लस डेफिनेशन है। एनीथिंग विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका कोई वज़न है, ठीक है, उठाने में, और उसका कोई वॉल्यूम है, वो कोई जगह घेर रही है, उससे हम मैटर कहते हैं। मिसाल, ये मेरे पास पेन है, इसका एक वेट है, नज़र आ रहा है आपको, इसका एक वज़न पकड़ने में, और एक वॉल्यूम, इसे मैंने रख दिया है, ये मैंने इसे रख दिया है, इसने वॉल्यूम लिया है, जगह ली है, तो इसका मतलब है कि ये मैटर है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा जी व्हाट इज़ मैटर या डिफाइन मैटर। तो आपने जो है वो ये क्वेश्चन बताना है कि एनीथिंग विच कैरीज वेट, हर वो चीज़ जिसका कोई वज़न है, इसका वज़न है, एंड वॉल्यूम, और वो रखने पे जगह घेर रहा है, उसे हम मैटर कहते हैं। तकरीबन हर चीज़ें जो नज़र आ रही है ना फिजिकल, उसका वॉल्यूम भी होता है और वेट भी होता है, तो वो मैटर होती है। आगे जी नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, ये मैंने सेम बुक के अंदर जो लिखा है ना वही पढ़ा रही हूँ। बुक का पेज नंबर 3 आप लोग चाहे खोल लें साथ। वी ऑब्जर्व 4 स्टेट्स ऑफ मैटर इन एवरीडे लाइफ। हमारी टोटल जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है ना, वैसे तो बेशुमार स्टेट्स है मैटर की, लेकिन हमारी ज़िंदगी में नज़र आने वाली 4 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अब उसमें से भी ना ये 3 जो है ना, ये आपकी प्राइमरी स्टेट्स हैं, ठीक है, यानी जो प्राइमरी बेसिक, ये जो है ना थोड़ी यूनिक स्टेट है, बहुत कम नज़र आती है। सॉलिड तो हाँ बच्चों ने सुना होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा बहुत कम सुना होता है। तो ये 3 आपकी प्राइमरी स्टेट्स हैं और प्लाज्मा आपकी यूनिक स्टेट है। आगे है जी द 3 प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वही बात आ गई कि 3 प्राइमरी स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि पूरा टॉपिक, जितनी भी लंबे ये टॉपिक दास्तान है ना, सारे का जो लबे लुबाब है वो ये है कि सॉलिड है ना, हर चीज़ के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड के भी पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के भी पार्टिकल्स हैं, और गैस के भी पार्टिकल्स हैं, और प्लाज्मा के भी पार्टिकल्स हैं। लेकिन सब में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, देखिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं। साथ जुड़े हुए पार्टिकल्स को हम कहते हैं क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। पैक हुए हैं बिल्कुल, वो हिल नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह, इसे हम कहते हैं सॉलिड। लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से जुदा हैं, थोड़ा सा उनके दरमियान में स्पेस है,
तो ये लिक्विड की खासियत है। सॉलिड की खासियत क्या, उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। लिक्विड की क्या खासियत है कि पार्टिकल्स आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड, नॉट सो टाइटली पैक्ड बट लूजली बॉन्डेड, यानी कि ज़्यादा टाइटली पैक नहीं हुए पर लूजली एक दूसरे से बॉन्ड कर रहे हैं। गैस की क्या खासियत है कि इसके पार्टिकल्स आर टू अपार्ट, अपार्ट का मतलब दूर दूर पार्टिकल्स हैं। लिक्विड जो है ना उसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं इतनी जगह के अंदर पर कम मूव कर सकते हैं। गैस के पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा मूव कर सकते हैं। प्लाज्मा क्या होती है, वो जिनके अंदर चार्ज होता है। पार्टिकल्स के अंदर जब चार्ज आ जाएगा ना, चार्ज मतलब मैंने बताया था ना हर एटम के ऊपर चार्ज होता है, प्रोटॉन यानी प्लस, इलेक्ट्रॉन यानी माइनस। जब इनमें ना किसी भी एटम के पार्टिकल के ऊपर ना चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन्स है सारे, है ना चार्ज नहीं है। जब एटम्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा ना तो वो प्लाज्मा बन जाएगा। होता वो सॉलिड, लिक्विड या गैस ही है, सिर्फ उसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आने के बाद ना उसके अंदर आ जाता है करंट। ठीक है, करंट यानी कि असल में प्लाज्मा वो स्टेट है जो कि बिजली का करंट है ना, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्यों करंट आता है, प्लस या माइनस चार्ज आने की वजह से, उस स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले उन्होंने आपको पढ़ाया हुआ है solids. The three primary states of matters are solid, liquids and gas. They are different from each other due to, कौन कौन डिफरेंट, सॉलिड, लिक्विड और गैस एक दूसरे से डिफरेंट हैं। क्यों, डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमालिक्यूल्स। इंटरमालिक्यूल्स मतलब उनके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स, उनकी डिफरेंट स्ट्रेंथ है। यहाँ मॉलिक्यूल्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ मॉलिक्यूल्स की स्ट्रेंथ बहुत इससे कम स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ इंटर मॉलिक्यूल्स की स्ट्रेंथ और भी कम स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। क्यों, ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूल्स। जो अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए हुए हैं ना गोल डॉट्स, इन्हें हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनकी डिफरेंट स्ट्रेंथ की वजह से हम, ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूल्स की वजह से इनके दरमियान में फ़र्क है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। दूसरा, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, के पार्टिकल्स अरेंज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसमें पार्टिकल्स साथ साथ अरेंज हुए हुए हैं, इसमें पार्टिकल्स दूर दूर अरेंज हुए हैं, और इसमें तो पार्टिकल्स बहुत ही दूर अरेंज हुए हैं। ठीक है, 3 डिफरेंस आ गए हैं। चौथा, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, इनके अंदर पार्टिकल्स के दरमियान नो डिस्टेंस। ठीक है, पार्टिकल्स के दरमियान है डिस्टेंस, इसमें पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। यहाँ से यहाँ तक याद रखना, आपकी बुक के अंदर निशान लगा लें कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन अभी तक इसके अंदर आए हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है मैटर की डेफिनेशन, डिफाइन मैटर। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसका सवाल आएगा वाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये आगे क्वेश्चन मार्क लगा लें अदर के आगे ना, ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, वाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये सवाल है, और यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, आगे चलते हैं। इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर टाइटली वाइडली अपार्ट। गैसेस से सबसे पहले उन्होंने शुरू किया है, 3 स्टेट्स बनी है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। शुरू उन्होंने किया है गैस से। क्या क्या उन्होंने, गैसेस में मॉलिक्यूल्स आर वाइडली अपार्ट, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, खुले खुले होते हैं। वाइडली का मतलब विद नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं होता, पहला मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा यहाँ जा रहा है, तीसरा यहाँ जा रहा है, जैसे मर्जी। एंड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है, ये एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस है ना, इन्हें हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये वीक होती हैं क्योंकि ये बहुत दूर दूर है, तो वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इतनी मजबूत नहीं होती बल्कि कमज़ोर होती हैं। यही लाइन यहाँ लिखी है, इन गैसेज मॉलिक्यूल्स आर वाइडली अपार्ट विद नो ऑर्डर, कोई उनकी तरतीब नहीं होती, एंड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, ऑल दीज फीचर्स मेक्स गैसेज कंप्रेसिबल। यहाँ इन नहीं आना था, मैंने गलती से लिख दिया, कंप्रेसिबल लिखा हुआ है बुक में। ये फीचर्स जो है ना, क्या फीचर्स, कि वो वाइडली अपार्ट होते हैं, उनकी कोई तरतीब नहीं होती, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर हैं, ये उसे कंप्रेसिबल बना रहे हैं। कंप्रेसिबल का मतलब उसे दबाया जा सकता है, गैस का कंटेनर होता है, गैस दबाई जा सकती है ना,
तो गैस को हम दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। देयर डेंसिटीज़, डेंसिटीज़ का मतलब होता है वज़न, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री में ना वर्ड बार बार रिपीट होना है, डेंसिटीज़। तो मैं आपको पहले बता दूं कि डेंसिटीज़ का मतलब होता है वज़न। देयर डेंसिटीज़ आर ऑब्वियसली वेरी लो, उनका वज़न बहुत हल्का होता है। आपने कभी घर में यूज़ आने वाला सिलेंडर देखा है? सिलेंडर जितना मर्ज़ी उसके अंदर 5 किलो भी गैस है, वो उठाने में हल्का ही लगेगा। अगर वही आप 5 किलो सॉलिड उठाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा। ये फ़र्क है कि गैसेस की डेंसिटीज़ लो होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक सिलेंडर लेती हूँ, ठीक है, 5 kg का, और मैं एक सॉलिड यानी कि आप कह लो एक सॉलिड कह लो आप, मैं आटे का, ठीक है, फ्लोर का आटा यानी कि फ्लोर का मैं 5 kg ले रही हूँ, दोनों 5 किलो ही हैं। सिलेंडर के अंदर क्या है, गैस है 5 किलो, एक बाल्टी के अंदर आटा है 5 किलो, दोनों का वज़न सेम है 5 kg 5 kg। उठाने में कौन सा हल्का होगा, सिलेंडर के आटे की बाल्टी? सिलेंडर हल्का होगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी लो है, क्योंकि उसके अंदर गैस है, ठीक है। तो गैस की डेंसिटी लो होती है। जो हमारी आटे की बाल्टी है उसके अंदर भी 5 kg है, इसके अंदर भी 5 kg है, लेकिन उसके अंदर सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, सिलेंडर की डेंसिटी लो होती है गैस की, ठीक है, और सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये लाइन आपने समझनी है। देयर डेंसिटीज़ आर ऑब्वियसली वेरी लो, किन की डेंसिटीज़, गैसेस की डेंसिटीज़। आगे चलते हैं। सॉलिड्स के बाद, सॉलिड्स हमारा कवर हो गया। हमने सॉलिड्स के बारे में क्या बातें पढ़ी हैं कि इसके मालिक्यूल्स आपस में दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान में जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस हैं, यानी कि इससे जो दरमियान में जो लाइनें बन रही हैं, ये बहुत ही वीक होती हैं। इनकी ये कंप्रेसिबल होती हैं, इनको दबाया जा सकता है, और इनकी डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा लो होती हैं, ठीक है। आगे आते हैं जी, अच्छा जी, आगे आते हैं। द लिक्विड्स हैव मॉलिक्यूल्स विच आर क्लोजली अटैच्ड बट मूविंग रैंडमली। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस की बजाय, ठीक है, गैस की बजाय क्लोज होते हैं आपस में, लेकिन ये भी इधर उधर मूव कर होता है। यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ चला जाए, जगह तो है ना इनके दरमियान, तो यही वो कह रहे हैं। द लिक्विड्स हैव मॉलिक्यूल्स विच आर क्लोजली अटैच्ड बट मूविंग रैंडमली। देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट, थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी, थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैस की बजाय थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, यहाँ से यहाँ तक वीक हो गई है। इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है गैसेस की बजाय, ठीक है। लिक्विड्स आर देयर फोर नॉट ईजीली कंप्रेसिबल, इसलिए लिक्विड्स को इतना ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, लिक्विड को हम इतना ज़्यादा, दूध पानी कितना ही दबा लोगे, नहीं दबा सकते ना, फट जाएगा। एंड देयर डेंसिटीज़ हैव हायर वैल्यूज़ दैन दोज ऑफ गैसेस, और उनका वज़न भी जो है वो ज़्यादा होता है, हायर होता है, किसकी बजाय, गैसेस की बजाय। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल ले लो आप लोग मेरे से मिसाल ले लो कि आप लिक्विड ले लो एक, ठीक है, ये पेन चल जाए, ये एक आप लोग ले लें लिक्विड, ठीक है, एक आप लोग ले लें गैस। लिक्विड आप लोग ले लें कितना, वाटर, ठीक है, और गैस आप लोग ले लें कोई भी सिलेंडर के अंदर जो गैस है। वाटर कितना आप ले लें, 1 लीटर, ठीक है, गैस भी ले लें 1 लीटर। 1 लीटर गैस का वज़न ऐसे होगा जैसे है ही नहीं, ठीक है, और वाटर का वज़न ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि वाटर की डेंसिटी हाई है और गैस की डेंसिटी लो है। ये लाइन यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है कि ईजीली कंप्रेसिबल एंड देयर डेंसिटीज़ हैव हायर वैल्यूज़ दैन दोज ऑफ गैसेस। उनकी हायर वैल्यूज़ किसकी होती है, डेंसिटीज़ की, उनके वज़न की। लिक्विड्स का वज़न ज़्यादा होता है गैसेस के बजाय। अब आगे आ जाते हैं सॉलिड्स के। हमने गैसेस भी पढ़ लिया, पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ आपका गैसेस का था बुक के अंदर, दूसरा पैराग्राफ आपका लिक्विड्स का था, तीसरा पैराग्राफ है आपका सॉलिड्स का। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स जो होती हैं उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। सोफ़ा है, फ्रिज है, टीवी है, बेड है, ये सब चीज़ें क्या हैं, सॉलिड्स। इनकी एक शेप है ना, हिलती तो नहीं ना, ऐसा तो नहीं कि फ्रिज सुबह खड़ी थी दोपहर को बैठ गई, नीचे गिर गई, नहीं ना, लिक्विड बन गई। सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और इतना वज़न होता है। कभी आप देखा सॉलिड्स का वज़न सुबह ज़्यादा था, रात को कम हो गया, बेड पहले भारी था, हल्का हो गया, नहीं, क्योंकि सॉलिड्स का
फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होती है। आगे पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, यही बताया कि पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड्स के क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, पैक हुए हैं, और उनके दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इस सॉलिड से कम है और इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड से भी कम है, लेकिन सॉलिड के सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद आ गया द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। पार्टिकल्स जो है ना वो मूव नहीं करते। इसके पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, इसके बहुत इजीली मूव करते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल्स मूव कर ही नहीं सकते क्योंकि इनके पास जगह ही नहीं है। वो हिलेंगे कैसे? अगला जुड़ा हुआ है हर पार्टिकल के साथ। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ये बहुत सख्त होते हैं और इनकम्प्रेसिबल, इनको दबाया नहीं जा सकता। देयर डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स आर हाई, डू नॉट नीड कंटेनर टू बी स्टोर्ड। ज़ाहिर सी बात है कि सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे हाई होती है, लिक्विड से भी, गैस से भी सबसे ज़्यादा वज़न होता है, और उन्हें किसी कंटेनर में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विड है, कभी आप देख सकते हैं पानी वैसे ही पड़ा हुआ है, हाल ही कैसे पड़ा होगा? नहीं पड़ा। सब पानी हमेशा किस में पड़ा होगा? किसी ना किसी बर्तन में। गैस है, किसी ना किसी बर्तन में स्टोर करनी चाहिए। लिक्विड किसी ना किसी बर्तन में स्टोर करना पड़ेगा। सॉलिड को किसी कंटेनर में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही पड़ा होता है। बेड है, सोफ़ा है, खुद ही पड़ा हुआ है ना। उनका अपना वज़न होता है, फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, याद रखनी है। क्या? उनकी डेंसिटीज़ हाई, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड्स भी ख़त्म हो गया। अब सॉलिड की ही एक स्टेट आती है जिसका नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? ये सॉलिड की ही एक स्टेट है। पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड एंड परफेक्टली अरेंज्ड, दिस मेक्स देम इनकम्प्रेसिबल, दे आर मोस्ट डेंस सब्सटेंसेस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी जो बहुत ज़्यादा मजबूत सॉलिड्स हैं ना, उन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। उनकी भी यही प्रॉपर्टीज़ हैं, यही कि पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है, परफेक्टली अरेंज है, वो भी इनकम्प्रेसिबल हैं, उन्हें भी दबाया नहीं जा सकता, और वो भी बहुत ज़्यादा डेंस सब्सटेंसेस हैं। उसके बाद आ गया प्लाज्मा इज़ नॉट सो सीन फॉर्म ऑफ मैटर। चौथी स्टेट ऑफ मैटर, मैंने बताया ना आपको 4 स्टेट्स बताई हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। 3 हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने पढ़ी थी गैस। गैस में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर होते हैं, कंप्रेसिबल होती हैं, दबाया जा सकता है उन्हें, ठीक है, और पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड पढ़ा। क्या पढ़ा? कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे इतने ज़्यादा नहीं जुड़े होते, लेकिन गैस के मुकाबले में जुड़े होते हैं, और उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस से अच्छी होती हैं, और उनकी डेंसिटी यानी वज़न भी गैस से ज़्यादा होता है। उसके बाद सॉलिड पार्टिकल्स क्लोजली पार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, परफेक्टली होते हैं, अरेंज किए होते हैं, और उनका वज़न सबसे ज़्यादा होता है, डेंसिटी हाई होती है, और कंप्रेस तो किया ही नहीं जा सकता, और रिजिड यानी सख्त होते हैं। उसके बाद हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसकी स्टेट थी सॉलिड की, वो भी पढ़ ली। उसके बाद आ गया प्लाज्मा। इतनी ज़्यादा देखी जाने वाली फॉर्म नहीं है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। ये उन पार्टिकल्स से बने होते हैं जिनकी बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि उनमें करंट पैदा हो जाता है और लाइट जलने लगती है। जैसे कि एक बल्ब जो है ना आपके घर में लगने वाला, वो प्लाज्मा है। जो आपका टीवी है वो प्लाज्मा है। ज़्यादातर बिजली वाली चीज़ें जो होती हैं ना वो प्लाज्मा की होती हैं। इट एग्जिस्ट इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, वही बताया ना, लाइटनिंग एंड वेल्डिंग आर्क्स, इन चीज़ों में पाई जाती है प्लाज्मा स्टेट। किसमें? फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में, लाइटनिंग में और वेल्डिंग आर्क्स में। ये एमसीक्यूज़ आ सकता है कि वेल्डिंग आर्क कौन सी स्टेट है मैटर की, तो आपने बताना है कि वो प्लाज्मा स्टेट है मैटर की। प्लाज्मा इज़ कंसिडर्ड एज पार्शली आयनाइज्ड गैस कंटेनिंग आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, फोटोन्स। अब मुझे पता है इस लाइन का आपको बिल्कुल मतलब समझ नहीं है, आपने बस ये समझना है, मैंने आपको बता दिया था ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले को प्लाज्मा कहते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम आयंस कहते हैं। ये वर्ड जो आयंस है ना, ये आपके लिए नया वर्ड है, तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि आयंस किसे कहते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली मैटर की स्टेट को। फिर उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉन्स भी पढ़ लिया था, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एटम के अंदर है ना, एटम के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। फोटोन्स यानी फोटोन्स वो होती हैं सूर्य से निकलने वाली शुआएं, वो भी एक होता है, आगे आप जाके पढ़ेंगे, फिलहाल आपका ऐसे काम नहीं है। लास्ट बट नोट द लीस्ट पैराग्राफ आपका आ गया है। मैटर्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट्स। 4 स्टेट्स तो हमने पढ़ ली हैं। क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। लेकिन एक और इंटरमीडिएट यानी कि बीच की हालत, ना ही तो वो सॉलिड हो, ना ही वो लिक्विड हो, ना ही वो गैस हो। जैसे कि वेयर लिक्विड मीट गैस, होता वो लिक्विड है लेकिन वो गैस बन जाए। एंड लिक्विड मीट सॉलिड, हो वो लिक्विड लेकिन वो सॉलिड बन जाए। जैसा कि बर्फ़, आइस होती क्या है? आइस तो सॉलिड फॉर्म है ना,
बर्फ़ सॉलिड होती है, लेकिन जब वो पिघल कर पानी बन जाए तो वो लिक्विड स्टेट हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, यानी कि वो सॉलिड है लेकिन वो उससे लिक्विड बन रही है, तो वो इंटरमीडिएट स्टेट में है। फॉर एग्जांपल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, बहुत ज़्यादा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्रेफीन। ग्रेफीन भी ना एक केमिकल है, ठीक है, जो कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन जाता है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट्स विच शो बोथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं, वो जो कि बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड करने के बाद गैस बन जाते हैं लिक्विड से, ठीक है, वो होते लिक्विड है लेकिन उन्हें दबाया जाए तो वो गैस बन जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिटिकल फ्लूइड्स। Chemical reactions which may not be carried out in solids may be carried out in supercritical carbon dioxide। वो chemical reactions जो कि हम solid पर नहीं कर सकते, अगर वो एटम solid state में है ना, हम उसके साथ reaction लेबोरेटरी में नहीं करवा सकते। अगर हमने उसके साथ reaction करवाना है तो हमें उसे supercritical state में ला के करवा लें, ये उनका फ़ायदा है। और इसकी एग्जांपल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ तक था आपका ये टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं था, याद करने में सिर्फ 2 शॉर्ट थे, एक ये और दूसरा शॉर्ट आपका था ये, ठीक है। बाकी सब कुछ आपने जस्ट रीड करना था। और समझने वाली बात वो ये थी कि एटम क्या होता है, क्योंकि ये हर टॉपिक के अंदर आना है। और डायग्राम को ज़हन में रखिएगा। इस टॉपिक में से आपको आज कोई होमवर्क नहीं मिला, सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपने याद करके लिखने हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर डन बोल देना है। गोहर हेल्पिंग है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। और अगर आप मेरे से ही केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, आगे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आपको समझ आ रही है, तो आप कमेंट के अंदर लिख दें आई वॉन्ट टू बिकम अ स्टूडेंट ऑफ गोहर हेल्पिंग हैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।